वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोस्टली जिनका भी OSSC SGPGI नॉरसेट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी रिसेंट में SGPGI में इस महीने एग्ज़ाम है, देन OSSC का पेपर है, GMC का पेपर है। तो यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर सभी आपकी क्लासेस करवाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में मेनली हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अलावा MSN के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि डेली 15 to 20 MCQs की आपको स्पेशली एनाटमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन लाए जाएँ। तो वो क्लास आज से आपकी शाम से स्टार्ट रहेगी। डेली टाइमिंग होगी आपकी 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक की। आप लोग प्लीज़ 30 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना, जिसमें आपकी पर्टिकुलर सिस्टम को लेके कि आप 30 मिनट में कितनी एनाटमी पढ़ सकते हैं, हर एक सिस्टम वाइज आपके जो क्वेश्चन आते हैं मेनली वो। तो जो आज की क्लास में हम मेनली फोकस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ साथ यहाँ पर MSN के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है आपका के बाइंड को लेके। के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। के बाइंड कब पेशेंट को दिया जाएगा या फिर के बाइंड हम किसको ट्रीट करने के लिए देंगे? हाइपरनेट्रेमिया के लिए, हाइपोनेट्रेमिया के लिए, हाइपोकैलेमिया के लिए या फिर हाइपरकैलेमिया के लिए। के बाइंड पेशेंट के लिए हम कब एडमिनिस्टर करेंगे? के बाइंड हम एडमिनिस्टर करेंगे जब मरीज का जो पोटेशियम लेवल है, क्या है, पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ हो सीरम में, ब्लड में, तब हम के बाइंड देंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपर कैलेमिया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। के बाइंड आपको एग्जाम में आता है। तो के बाइंड कब दिया जाएगा? जब मरीज का पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ हो तब। पोटेशियम क्लोराइड हम कब देते हैं? जब मरीज को हाइपोकैलेमिया हो। आपको याद रखना है, पोटेशियम क्लोराइड यदि पूछते हैं तो हाइपोकैलेमिया में देंगे, के बाइंड पूछा है तो हाइपरकैलेमिया के मरीज में देंगे। यहाँ पर हाइपोकैलेमिया का मतलब है लो पोटेशियम लेवल, हाइपर का मतलब है पोटेशियम लेवल का ज़्यादा होना, और हाइपरनेट्रेमिया मतलब है सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ होना। और जो नॉर्मल सोडियम लेवल होता है, नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और MEQ पर लीटर। के बाइंड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्लड पोटेशियम लेवल को कम करने में मरीज की हेल्प करेंगी। जिन पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, लंबे टाइम से किडनी डिसीज़ है, या फिर जो लोग डायलिसिस पर है, तो उनमें जब एक्स्ट्रा पोटेशियम उनकी बॉडी बनाने लगती है तो उस पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए के बाइंड है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है बैरल चेस्ट इज सीन इन। बैरल शेप में, जब चेस्ट कैसी दिखेगी? बैरल शेप में दिखेगी, तब हम उसके लिए क्या कहेंगे? या फिर किस कंडीशन में बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी? निमोनिया में, लिवर फेलियर में, असाइटिस में, कि एम्फाइसीमा में? किस में है जो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी? तो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी जब मरीज को एम्फाइसीमा हुआ हो। कब? एम्फाइसीमा के मरीज में बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी। असाइटिस का मतलब होता है पस का बनना, लंग्स में किसका बनना? पस का बनना। निमोनिया में जो लंग्स के एल्वेलाई हैं वहाँ पर एयर और फ्लूइड का फिलअप होना। एम्फाइसीमा के मरीज में जो नॉर्मली चेस्ट का शेप इस तरीके से होता है, वो ना हो कि चेस्ट कैसा रहेगा, आगे को डोम शेप्ड टाइप से दिखाई देगा, इसको क्या कहा गया है? बैरल चेस्ट। एम्फाइसीमा COPD का ही एक टाइप है जिसमें एयर सैक्स और लंग क्या हो जाएंगे? डैमेज होंगे, जो कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग के कारण या फिर लंबे टाइम तक खांसी आने के कारण। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एम्फाइसीमा का वो क्या है? स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है आपको, या फिर कोई और अदर डिसीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर बैरल चेस्ट में जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है चेस्ट वॉल का, वो आगे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? आगे की तरफ। नॉर्मल चेस्ट का शेप इस तरीके से होगा, लेकिन जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट का वो क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा और चेस्ट कैसी दिखेगी? बैरल शेप में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यूरिन सैंपल जब आप कल्चरिंग के लिए कलेक्ट करते हैं तो कब कलेक्ट करना चाहिए? ऑप्शन में है फर्स्ट बॉयड यूरिन, लास्ट बॉयड यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन, या फिर आइदर फर्स्ट और लास्ट बॉयड यूरिन। तो जब आप यदि यूपीटी के लिए भी इवन आपको यूरिन सैंपल की बात की जाती है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन की बात की जाती है, फर्स्ट बॉयड यूरिन की, लेकिन जब आप किसी डिसीज़ को या फिर यूरिन इन्फेक्शन आपको डायग्नोज करना है, तब जब यहाँ पे कल्चरिंग की बात हो रही है, तब आपको कब करना है? मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, When a patient is acquiring infection during low immunity state is known as। तो जब मरीज की इम्यूनिटी क्या हो, लो हो, कमज़ोर हो, तो उसको यदि कोई इन्फेक्शन होता है, तब यहाँ पर हम उस इन्फेक्शन को क्या कहेंगे? क्रॉस इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो जब मरीज के लिए क्या हो, जब मरीज के लिए इन्फेक्शन उसकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण होता है, तब हम उसको कहेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब शरीर में आपकी बॉडी में क्या हुआ, इम्यूनिटी वीक है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम पहले से ही है, उसके साथ में कुछ और डिसीज़ आपको घेर जाए, तो वो क्या कहलाएगी आपके लिए? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब होगा कि जब इन्फेक्शन आपको आपके डॉक्टर से मिला हो, आपकी फिजिशियन से, या फिर आपकी कोई थेरेपी हो रही हो मेडिकेशन के थ्रू, तो उससे मिला हो, वो कहलाएगा एट्रोजेनिक। मान लीजिए किसी डॉक्टर के से आपको जो इन्फेक्शन मिला, तो वो कहलाएगा एट्रोजेनिक। क्रॉस इन्फेक्शन जनरली डायरेक्ट हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन है विच वेन इज यूज्ड इन बाईपास सर्जरी। तो मरीज की सुना होगा आपने, बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वेन है जो यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में ग्रेट सेफेनियस वेन, फीमोरल, ब्रैकियल, या फिर शॉर्ट सेफेनियस बोन। तो जब भी पेशेंट की क्या है, बाईपास सर्जरी होती है, क्या होगी? मरीज की जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है, तो यहाँ पर जो ब्लॉक्ड और पार्शली ब्लॉक्ड आर्टरी होती है, तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। तो उसके लिए ग्रेट सेफेनियस वेन है जो मेनली बाईपास सर्जरी के लिए जो वेन यूज़ की जाती होती, ग्रेट सेफेनियस वेन। कौन सी? ग्रेट सेफेनियस वेन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको, ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड टू ओवरकम दिस इफेक्ट। हमने अभी रिसेंट में इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में एक क्लास पढ़ी थी, उसमें बताया गया था। तो यहाँ पर यदि आप बच्चे को इंट्यूबेट करते हैं, आपने उसको सक्सिनाइल कोलिन दिया बच्चे को, तो उसके कारण बच्चे में क्या डेवलप हो गया? ब्रेडिकार्डिया हो गया। मतलब उसकी जो हार्ट रेट है बहुत ही डाउन जा रही है। तो अब उस हार्ट रेट को ट्रीट करने के लिए, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए आप क्या देंगे? एड्रेनालिन देंगे, लिडोकेन देंगे। पर फर्स्ट ऑप्शन है एड्रेनालिन, लिडोकेन, कैल्शियम ग्लूकानेट एंड एट्रोपिन। तो इंट्यूबेशन के टाइम पे यदि बच्चे को क्या हुआ है, सक्सिनाइल कोलिन दिया गया है। सक्सिनाइल कोलिन क्यों दिया जाता है? सीक्रेशन हो रहा है, उसको कम किया जाए, लेकिन उसके कारण बच्चे को क्या हो गया? ब्रेडिकार्डिया हो गया। जो पल्स रेट है वो डाउन चली गई। अब यहाँ पर इस ब्रेडिकार्डिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे? जो यहाँ पर इफेक्ट हुआ है सक्सिनाइल कोलिन का, इसके इफेक्ट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो जो यहाँ पे मेडिसिन दी जाएगी वो क्या होगी? एट्रोपिन। कौन सी मेडिसिन होगी? एट्रोपिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? एट्रोपिन। अभी रिसेंट में इमरजेंसी ड्रग्स को लेके 10 या 12 मिनट की एक क्लास अपडेट की गई है चैनल पर, आप लोग प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देखना। ये जो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने अमाउंट और कितना डोज किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं, वो सभी चीज़ें ओनली 10 मिनट में पढ़ाई गई हैं, जिसमें आपके 15 से 16 इमरजेंसी ड्रग्स हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो न्यूनेट्स की डेथ है किस कारण से होती है? न्यूनेटल डेथ मीन्स जन्म से लेकर 28 दिन तक जब बच्चे की एज रहती है, उस टाइम पर डेथ का होना। इंडिया में मोस्ट कॉमन
जो डेथ का कारण है वो क्या है न्यूनेटल डेथ का? प्री मैच्योरिटी इन्फेक्शन, RDS दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर हेमरेज और ब्लीडिंग। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है या फिर हम ये कह सकते हैं डेथ का मेन रीजन इन यूनिट में, तो यदि मदर में पूछते हैं या फिर मैटरनल डेथ पूछते हैं तब आप कहेंगे हेमरेज। क्या कहेंगे? हेमरेज और ब्लीडिंग। लेकिन न्यूनेट में पूछते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी, टाइम के पहले बच्चे का जन्म हो जाना। जो 280 डेज ड्यूरेशन दिया जाता है प्रेगनेंसी का, उसके पहले ही मतलब 37 वीक के पहले ही जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रीमेच्योरिटी है, जो मेन रीज़न होता है किसका? न्यूनेटल डेथ का। फिर आता है न्यूनेटल इन्फेक्शन। क्या है? न्यूनेटल इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी कॉज माना जाता है न्यूनेट डेथ का। फिर आता है इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन या फिर बर्थ एस्फेक्सिया, जो कि 20% होता है। फिर कंजेनाइटल एनोमलीज। अब इस कंजेनाइटल एनोमलीज में कोई भी जो जन्म के टाइम से कोई भी प्रॉब्लम है, या तो वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है, मेनली हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम के कारण डेथ होती है। तो यहाँ पर यदि मोस्ट कॉमन कॉज पूछे न्यूनेटल डेथ का इंडिया में, तो वो है प्रीमेच्योरिटी। क्या है? प्रीमेच्योरिटी इन्फेक्शन सेकेंड नंबर पर आएगा। फिर यहाँ पर इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और यदि आपको एग्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा है, तो वो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू CDC के अकॉर्डिंग जो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पूछते हैं तो VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। न्यूनेटल डेथ का मेन रीजन है प्रीमेच्योरिटी, मतलब टाइम के पहले बच्चे का जन्म हो जाना। नेक्स्ट वन इज द With the ordinary stethoscope, the fetal sound can be detected earliest between which week of pregnancy? तो फीटल हार्ट साउंड आप किस वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं? जब 6 to 8 वीक की प्रेगनेंसी हो, 24 to 26 हो, 18 to 20 हो, या फिर 8 to 10 हो। तो जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप होते हैं, इसके थ्रू आप 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं, हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बनने वाला जो ऑर्गन होता है फीटल स्टेज में, सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो हार्ट ही होता है। और जो हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से, वो हम 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज Which of the following is the best indicator of long term nutritional status? तो बच्चे का यदि आपको लॉन्ग टर्म तक न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है, मतलब बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो रही है या नहीं, न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं नहीं, क्या होगा? मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस दैट मीन्स MUAC, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज, या फिर वेट फॉर हाइट। तो बेस्ट इंडिकेटर होगा लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, वो होगा हाइट फॉर एज। बच्चे की उम्र के हिसाब से हाइट का बढ़ना, बच्चे की उम्र के हिसाब से हाइट का बढ़ना है लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होगा। MUAC तो एक एज के बाद जाके बहुत ही स्लोली बढ़ेगा, एक एज के बाद बहुत ही स्लो बढ़ेगा। जो इन्फेंसी पीरियड होता है, इन्फेंसी पीरियड में सबसे फास्ट तरीके से मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस बढ़ता है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, कम नहीं होगा, मतलब बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव होगा। फिर यहाँ पर वेट फॉर एज, वेट फॉर एज का मतलब है एज के अकॉर्डिंग वजन का बढ़ना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होगा आपका हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से हाइट का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या नहीं, आप कैसे पता लगाएंगे? बेबी स्लीप्स 2 hours आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 times पर डे, स्टूल 4 times पर डे। तो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग बेबी में हो रही है नहीं, मतलब बेबी का जो टमी है फीड करने के बाद प्रॉपर फिल हो रहा है नहीं,
तो उसका सबसे अच्छा इंडिकेटर होगा कि बच्चा यदि अच्छे तरीके से फीड करता है तो वो एटलीस्ट 8 से 10 बार यूरिन पास करेगा पर डे में, और साथ ही साथ वेट भी गेन होगा। ऐसा नहीं कि 8 से 10 बार यूरिन पास की तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ेगा और 8 से 10 बार सूसू भी करेगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग का यहाँ पर जो अच्छा इंडिकेटर होगा वो होगा एक बार ब्रेस्ट फीड करने के बाद जो बेबी एटलीस्ट 2 घंटे तक साउंड स्लीप में रहेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से नींद लेगा। तो यहाँ पर जो सबसे सही इंडिकेटर होगा बेबी स्लीप्स 2 आवर्स आफ्टर एवरी फीड। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज एक्सेप्ट। सब कुछ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है किसी एक को छोड़कर। माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी या फिर विड्रावल। तो यहाँ पर सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं किसी एक को छोड़कर। तो माला एन है, डायफ्राम है, ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है जो स्टरलाइजेशन के लिए मेथड, तो वो है फीमेल स्टरलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी। और जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है वो होगी यहाँ पर आपकी क्या, विड्रावल। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, IQ में भी डिफाइंड एज अ, तो इंटेलिजेंसी क्वांटिटी आप कैसे चेक करेंगे। मेंटल इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज इंटू 100, मेंटल इज डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्रोनोलॉजिकल एज, या फिर मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। IQ लेवल चेक क्यों किया जाता है कि पर्सन प्रॉपर तरीके से जो मेंटल एबिलिटी है उसकी नहीं, फिर इसकी रेंज अलग जाती है। IQ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। यहाँ पर चार्ट देखिए आप, आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। जो डेवलपमेंटल या फिर ये कह सकते हैं जो IQ रेंज है, अकॉर्डिंग टू IQ रेंज के आप मेंटल जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है उसको बता सकते हैं कि पर्सन माइल्ड रिटायर्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है कि प्रोफाउंड। एग्जाम में भी आपको आता है कि माइल्ड में IQ रेंज कितना होता है, 50 से 70, 50 to 70, फिर मॉडरेट में 35 से 50, सीवियर में 20 से 35, प्रोफाउंड में 20 एंड बिलो, जिसमें मरीज प्रॉपर जो सीवियर और प्रोफाउंड है इसमें पेशेंट अपने से खुद कुछ नहीं कर सकता, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको यदि फॉर्मूला पूछे, मेंटल इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल इंटू 100, दैट मीन्स इंटेलिजेंस क्वार्टेंट और IQ फॉर्मूला। एंड यदि यहाँ पर IQ रेंज के अकॉर्डिंग मेंटल रिटार्डेशन पूछे तो यहाँ पर आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट वन, 6th क्रैनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल द, तो 6वें नंबर की क्रैनियल नर्व है क्या कंट्रोल करेगी, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस या फिर मूवमेंट ऑफ द टंग। जो आपने 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पढ़ी है तो यहाँ पे 6वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो क्या काम करती है, किसको कंट्रोल करती है, आई बॉल के मूवमेंट को, किसको, आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है एब्ड्यूसेंस। और 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व, 12 पेयर में क्रेनियल नर्व होती हैं, जिसमें से 6वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करेगी। यहाँ पर 3 है, 3 नर्व्स है क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर 4th नंबर की और एब्ड्यूसेंस, से तीनों क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं आई बॉल के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आर एप्लीकेबल टू विच एज ग्रुप। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री नर्सिंग हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, रेफरल सर्विसेज हो गए जो कि ICDS के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर किस एज ग्रुप के आएंगे, 12 से 14 साल, 3 से 6 साल, 8 से 10 साल या फिर 9 से 12 साल। तो ICDS स्कीम है 1975 में लाई गई थी, 1975 में इसको लाया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को। इसमें जो प्री स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, दैट मीन्स 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के, कौन कौन, 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे हैं वो होंगे, नर्सिंग मदर होंगी, प्रेग्नेंट लेडी होंगी, लैक्टेटिंग मदर होंगी, उनको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे एज ग्रुप पूछा है तो वो होगा 3 से 6 साल का। इसमें जो ICDS सर्विसेज में जो ऑब्जेक्टिव है इनके,
क्या? इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब नॉन फॉर्मल जो कि 3 से 6 साल एज ग्रुप रहती है, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट वन इज a 10-year-old child with asthma is admitted to the ward. Which of the following observation needs immediate action by the nurse? यहाँ पर यदि 10 साल का बच्चा है, अस्थमा है, एडमिट है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसमें नर्स को इमीडिएटली एक्शन की ज़रूरत होगी? ब्रीथ रेट 20 पर मिनट, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, रिफ्यूजिंग टू ईट, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। 96% ऑक्सीजन सेचुरेशन है, दैट मीन्स ठीक है, बच्चा खाना खाना किसी और रीज़न से भी मना कर सकता है। लेकिन जब बच्चे का आप उसको बिठाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे के लिए जब आप बिठाएंगे अपराइट पोजीशन में देंगे तो उसको क्या करेगा? रिफ्यूज़ करेगा। और बैठना तो ठीक है, वो इवन लेटना भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। अब यहाँ पर बच्चों में अस्थमा अटैक के लिए जो बेस्ड ऑन साइंस सिम्टम के जो रेस्पिरेटरी रेट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं सीवीआरटी के अकॉर्डिंग, 4 लेवल में डिसीज़ की सीवीआरटी को चेक करने के लिए अस्थमा अटैक की बच्चों में 4 लेवल पे चेक किया जाता है कि अस्थमा अटैक किस तरीके का है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है कि इमीडिएट रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट है जो अकॉर्डिंग टू एज के तो स्लाइटली बढ़ेगी। माइल्ड में क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी सी बढ़ेगी, मॉडरेट में और ज़्यादा बढ़ेगी, सीवियर में 30 से भी ज़्यादा चली जाएगी रेस्पिरेटरी रेट, और जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है उसमें नॉर्मल रहेगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। एसेसरी मसल यूज़ बहुत कम यूज़ होंगी, कॉमनली होंगी मॉडरेट में, सीवियर में बहुत ज़्यादा होंगी। फिर यहाँ पर पैराडॉक्सिकल पल्स, जो पैराडॉक्सिकल पल्स आपने पढ़ा है यहाँ पर वो देखने को मिलेगी। पल्सस पैराडॉक्सिस लेस देन 10 mm ऑफ Hg है। फिर यदि जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा मतलब उतनी ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अस्थमा अटैक के लिए यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं कि किसमें आप प्रॉपर तुरंत एक्शन लेंगे। तो ब्रीथ रेट 20 मतलब नॉर्मल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 है, दैट मीन्स सही है। खाना खाने किसी भी रीज़न से बच्चा मना कर सकता है, लेकिन सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। ये क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट में आ सकते हैं। जो इमेज में दिख रहा है बेबी हंसता मुस्कुराता सा, ये किस इंस्ट्रूमेंट पर लेटा हुआ है? साल्टर स्केल पर, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल या फिर बीम बैलेंस पर। तो कौन सी मशीन पर लेट के बेबी मुस्कुरा रहा है? तो ये बीम बैलेंस। क्या है? बीम बैलेंस। जब बच्चे की एज 1 साल से भी कम होती है तब मेनली इस मशीन को यूज़ किया जाता है। क्या है? बीम बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल ले रही, स्प्रिंग स्केल जिसमें जो स्प्रिंग के ऊपर पूरा जो लटका हुआ होता है जिसको हम स्प्रिंग स्केल ही कहेंगे, जो बैलेंस है इसमें चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा। साल्टर स्केल इस तरीके से होगी, बेबी वेटिंग स्केल जिसको हम कहेंगे, आपने आंगनबाड़ी वगैरह में लगी हुई देखी होगी। नेक्स्ट वन इज द पैगेट्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पैगेट्स डिसीज किसका के साइन क्या है? तो फर्स्ट थिंग, पैगेट डिसीज बॉर्न की डिसीज है। इसमें क्या साइन देखने को मिलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरकैल्सेमिया होगा कि नन ऑफ द अबव। तो पैगेट्स डिसीज़ में आपका मैंने बताया कि पैगेट डिसीज़ क्या है? बोन की डिसीज़ है, हड्डियों की प्रॉब्लम है। अब जब हड्डियों की प्रॉब्लम है तो कैल्शियम से रिलेट करती हुई समस्या सबसे पहले होगी और ये होगी हाइपर कैल्सेमिया। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल, जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वही इसका साइन होगा पैगेट डिसीज़ का। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा हड्डियों को अफेक्ट करेगा। इसमें सिम्टम जनरली एसिम्प्टोमेटिक होगा, मतलब सिम्टम तुरंत तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हड्डियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम को क्या करेंगी? बहुत ज़्यादा कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी, जिसके कारण एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इसको क्या कहा गया है? पैगेट डिसीज ऑफ बोन।
नेक्स्ट वन, विच प्रोसीजर इज परफॉर्मिंग इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है वो कौन सा, एमनियोसेंथेसिस है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, डॉपलर स्कैनिंग है कि एंटी स्कैनिंग है। नेक्स्टल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में की जाती है और मे बी 20 वीक में की जाती है, जिससे 12 to 16 वीक में की जाती है, जिससे पता चले कि बेबी को कोई कंजेनाइटल एनोमली डेवलप तो नहीं हो रही। एमनियोसेंथेसिस भी एक प्रोसीजर है जिसमें बेबी में कोई प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही है और कुछ केसेस में करवाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट वन इज द मदर प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो यहाँ पर फुल टर्म न्यूबॉर्न की बात हो रही है, मतलब बच्चा 37 वीक कंप्लीट करने के बाद पैदा हुआ है। तो प्लेसेंटा है तो उसका वजन 500 ग्राम हो गया है। यहाँ पर कहा है कि प्लेसेंटा 500 ग्राम का है, बच्चा फुल टर्म पैदा हुआ है, तो बच्चे का जो वजन है वो कितना होगा, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम कि 5 किलोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा और बेबी के वजन का जो रेशियो निकल के आता है वो होता है 1/6। बेबी के वेट के 1/6 होता है प्लेसेंटा का वजन। अब यहाँ पर कहा है कि बेबी फुल टर्म है, तो 500 ग्राम प्लेसेंटा का वजन है, तो बच्चे का वजन कितना होगा, बच्चे का वजन होगा 3 kg, कितना, 3 किलोग्राम, 1/6 ऑफ द प्लेसेंटा के वेट के बराबर। तो अर्ली टर्म जब बच्चा 37 वीक में हो जाए, 37 वीक 0 दिन, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 38 वीक और 6 दिन में हो जाए। फुल टर्म में बच्चा 39 वीक से लेकर 40 वीक में हुआ हो, लेट टर्म में 41 वीक हो गए हो, 6 दिन हो गए हो, पोस्ट टर्म में 42 वीक से ज़्यादा हो गए हो तब। नेक्स्ट वन इज लेबर इज टर्म्ड प्रेसिपिटेट इफ टोटल लेबर प्रोसेस कंप्लीटेड विद इन। तो लेबर को प्रेसिपिटेट लेबर कहा जाएगा जब लेबर प्रोसेस कितने घंटे में कंप्लीट हुई हो, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में कि 5 घंटे में। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जो कंबाइंड ड्यूरेशन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज का, वो कितने का हो जाए, 2 घंटे का, कितना, 2 घंटे का, तब हम इसको कहेंगे प्रेसिपिटेट लेबर। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर। और प्रोलॉन्ग्ड लेबर तब कहेंगे, प्रोलॉन्ग का मतलब बहुत लंबे, मतलब 18 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो जाए, जिसमें सर्विक्स डायलेट होने से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक की जो पूरा ड्यूरेशन है चारों स्टेज का मिला के कितना हो जाए, 18 घंटे से भी ज़्यादा, तो वो कहलाएगा प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और प्रेसिपिटेट लेबर क्या होगा, 2 घंटे का, 2 घंटे में बेबी बाहर आ जाए। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट सोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर इमेज में एक स्प्लिंट दिख रहा है, ये क्या है, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, कॉकअप स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक कौन सा स्प्लिंट दिख रहा है, यहाँ पर जो इमेज में स्प्लिंट दिख रहा है नकल ब्लेंडर स्प्लिंट। क्या है, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट। जनरली जब फिंगर्स में कोई डिसेबिलिटी होती है तब इस स्प्लिंट्स को यूज़ किया जाता है। जब मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट्स में यहाँ पर कोई भी इंटरफैलेंजियल और रिस्ट मोशन में कोई प्रॉब्लम होती है तब इस नकल ब्लेंडर स्प्लिंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द A patient diagnosed with HIV refused to disclose HIV status to his wife. Which among the following is the appropriate action for doctor? तो यहाँ पर मरीज को HIV डायग्नोस हुआ है लेकिन वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी को ये चीज़ें ना बताए कि उसको HIV है, तो ऐसा डॉक्टर का क्या एक्शन होगा? कीप द इंफॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंशियल, इन्फॉर्म हिज वाइफ सीक्रेटली विदाउट हिज नॉलेज, काउंसिल हिम एंड मेक हिम विलिंग टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू वाइफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर किसी पर्सन को, किसी मरीज को HIV हुआ है, HIV की जगह उसको मान लीजिए सिफिलिस हुआ है, या फिर कोई भी यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल के तौर पर HIV लिया गया, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हुई है तो वो अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता है। तो ऐसे में एक डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर का काम है मरीज की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना, बिना मरीज की मर्जी के उसकी कोई भी प्रॉब्लम उसकी वाइफ को या फिर फैमिली को नहीं बताना। लेकिन डॉक्टर ऐसे केस में जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है उसकी काउंसलिंग कर सकता है कि आप अपने से ही अपनी पत्नी को या फिर अपने पार्टनर को ये चीज़ बताएं। तो यहाँ पर एज अ डॉक्टर, एज अ CHO, एज अ MLHP और एज अ नर्स
आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि आप जब भी कम्युनिटी में कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पर्सन की, तो उसके बारे में यदि आपको कोई ऐसी चीज़ पता चलती है कि उसके घर वालों को भी पता नहीं है, पर्सन अच्छा हट्टा कट्टा दिख रहा है, तो आप उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप अपने फैमिली को ये बात बताएं। तो यहाँ पर वही सेम सिचुएशन है कि एक डॉक्टर, एक नर्स काउंसलिंग कर सकता है मरीज की। इसके अलावा वो उसकी पत्नी को बिना पर्सन की या फिर उसके पार्टनर को बिना उसकी मर्जी के कोई भी अपने जो उसने प्रॉब्लम एक डॉक्टर को शेयर की है वो नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। नेक्स्ट वन इज द alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection. This alcohol is made by, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो क्लिनिकल सेटिंग है या फिर आपने अभी कोविड के टाइम पे ही मान लो बहुत ज़्यादा हाथ सैनिटाइज किए हैं, तो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं आप, उसमें कौन सा एल्कोहल होता है? इथिल, मिथाइल, एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल। तो जो क्लिनिकल सेटिंग होती है, जो आप हाथ सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइजर से, उसमें जो एल्कोहल होता है वो कौन सा होता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट वन, द बाइनोक्यूलर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग अ मैग्निफिकेशन टू मैप द एबनॉर्मल एरियाज ऑन द सर्विक्सेज। तो कौन सा बाइनोक्यूलर इंस्ट्रूमेंट है जो सर्विक्स एरिया का एक, यदि एबनॉर्मलिटी है सर्विक्स एरिया में, तो उसको एक एज एन इमेज के तौर पे आपको शो करेगा? कॉल्पोस्कोप, कोलोनोस्कोप, सिस्टोस्कोप या फिर प्रोक्टोस्कोपी। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होगा बाइनोक्यूलर इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होगा? वो होगा कॉल्पोस्कोप। ये रहा यहाँ पर, जिससे एक आपको प्रॉपर इमेज पता चलेगी कि क्या कंडीशन है, क्या एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट है जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर हेमरॉइडक्टोमी। हिज पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर इंक्लूड्स सिट्स बाथ एवरी मॉर्निंग। द नर्स अंडरस्टैंड दैट सिट्स बाथ इज नेसेसरी फॉर। तो यहाँ पर मरीज की हेमरॉइड के लिए हेमरॉइडक्टोमी परफॉर्म की गई है। सर्जरी के बाद मरीज के लिए, पेशेंट के लिए कहा गया है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर रिटर्न किए गए हैं कि पर्सन को सिट्स बाथ लेनी है हर सुबह डेली। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि सिट्स बाथ क्यों दी जा रही है। रिलीव द टेंशन, प्रमोट द हीलिंग, रिड्यूस द पेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सिट्स बाथ का मेन एम क्या है? हीलिंग को प्रमोट करना। क्या है? हीलिंग को प्रमोट करना। सिट्स बाथ हेमरॉइडक्टोमी के पेशेंट में दी जाती है, यदि एपिजियोटोमी की गई है तब भी दी जाती है पेशेंट के लिए। और जो भी रेक्टम से रिलेट करती हुई सर्जरी है उनमें सिट्स बाथ का यही एम होता है कि हीलिंग को प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ जब प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह होगी, हीलिंग प्रमोट होगी, इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिट्स बाथ, यदि किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसको भी दी जाती है ताकि जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ना हो पाए। तो इसीलिए यहाँ पर हीलिंग को प्रमोट करने के लिए सिट्स बाथ दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर आर फंक्शनिंग एट। तो आशा वर्कर कहाँ पे काम करेंगी? CHC में, PSC में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि विलेज लेवल पे? सबको पता है कि जो आशा वर्कर हैं वो कहाँ पे काम करेंगी? विलेज लेवल पे। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोविडिन इज। आपने पढ़ा है जिडोविडिन, निवेरापाइन। तो जिडोविडिन जो मेडिसिन है किसके लिए यूज़ की जाती है? जिडोविडिन। जिडोविडिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? जिडोविडिन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस? HIV के लिए, जिसको एडवांस सिम्टम है HIV के, उनमें यूज़ की जाती है। निवेरापाइन यूज़ की जाती है जो वहाँ क्या हो, नर्सिंग मदर हो जो बच्चे को फीड कराती है। तो जिडोविडिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी या फिर हेडेक। सबसे पहले जिडोविडिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? HIV के लिए। फिर इसके लिए आपको एक और आता है, जिडोविडिन क्या है? जिडोविडिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिडोविडिन का, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ जो HIV का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, क्योंकि जो DNA वायरस है HIV वाला,
तो यहाँ पर उसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या करेगी, कम करने का काम करेगी जिडोबिडिन। अब यहाँ पर जिडोबिडिन एंटीवायरल ड्रग है, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, बोन मैरो को सप्रेस करने का काम करेगी। जिसका एक कॉमन इफेक्ट है वो क्या है, बोन मैरो सप्रेशन। क्या है, बोन मैरो सप्रेशन। तो याद रखें जिडोबिडिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, जो जिसको HIV हो। फिर नेवेरापाइन क्यों दी जाती है, यदि मरीज प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को फीड कराती है, तो उसको नेवेरापाइन दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, कोलीफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो कोलीफॉर्म टेस्ट क्यों किया जाता है, वाटर कंटामिनेशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, साउंड पोल्यूशन के लिए कि ईयर साउंड के लिए। तो कोलीफॉर्म टेस्ट किया जाता है वाटर कंटामिनेशन को चेक करने के लिए। किसके लिए, वाटर कंटामिनेशन को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर कि जो पोर्टेबल वाटर है, आपने पढ़ा है कि पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है कि पीने लायक है नहीं, उसको चेक करने के लिए कोलीफॉर्म टेस्ट किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि जो पानी है उसमें कोई भी डिसीज़ को कॉज करने वाले कितने बैक्टीरिया अवेलेबल हैं, कितने बैक्टीरिया हैं। तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो टेस्ट क्या है, कोलीफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इज स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट। तो यदि स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, आपने 2 केस में पढ़े हैं कि जो हाइडेटिफॉर्म मोल वाली प्रेगनेंसी होती है तो USG में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखेंगे, लेकिन एक्सरे में एडल्ट मेल में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिख रहे हैं। मतलब कौन सी डिसीज में दिखेंगे, एंथ्रेक्नोसिस, सिलिकोसिस, सेड्रोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सेड्रोसिस तो जो लोग आयरन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको होगा, जो लोग सिलिकॉन फैक्ट्री में लंबे टाइम तक काम करते हैं उनको होने के चांसेस होते हैं सिलिकोसिस। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा कब, यदि पर्सन को क्या है, सिलिकोसिस हुआ हो, तो सिलिका डस्ट है वो इनहेल की हो, तो उससे होने के चांसेस होंगे। जब एक्सरे किया जाएगा तो एक्सरे में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस पूछते हैं, तो किसके कारण होगा, सिलिकोसिस के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन की है या फिर NHM लाई है, जो आपको एग्जाम में आती हैं वो सभी आपको 5-5 मिनट में पूरी स्कीम सिंगल, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो और सभी याद हो जाए। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसको लॉन्च किया था कब, 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। इसका आंसर सब लोगों ने सही दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जितनी भी स्कीम पढ़ते हैं, PMJY स्कीम, PMSMA या फिर RKSK या फिर NKKS, जितनी भी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो आपको याद रखना है। तो सुरक्षित मातृत्व अभियान स्कीम है, लाई गई थी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, जिसमें एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहे, मदर का जो चेकअप है वो करवाया जाए, और इसमें महीने की हर 9 तारीख को ये चेकअप होगा। तो ये चीज़ भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फैसिलिटी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एटसेट्रा, being declared as a first referral unit, which among the following is not a critical determinant of a facility of first referral unit। यहाँ पर कहा है कि 3 क्रिटिकल डिटर्मिनेंट फैसिलिटी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इनके लिए यहाँ पे क्या कहा गया, फर्स्ट रेफरल यूनिट है यहाँ पर जो। तो इनमें से कौन सा है जो एक क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा फर्स्ट रेफरल यूनिट में। तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर इन्होंने दिया है 3 दिए हैं, तो इनमें से एक क्या है आपका फर्स्ट रेफरल यूनिट है, डिक्लेयर किया गया है। तो अब उसमें से कौन सा पार्ट है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट में नहीं होगा। ऑप्शन में है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशंस, न्यूबॉर्न केयर, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी ऑन अ 24 आवर बेसिस या फिर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्या है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट में नहीं होगा, तो वो होगा यहाँ पर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। बाकी इमरजेंसी में ऑब्स्टेट्रिकल केयर रहेंगी फर्स्ट रेफरल यूनिट में, न्यूबॉर्न केयर की जाएगी, ब्लड स्टोरेज की जो है वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए वो भी रहेगा, फैसिलिटी रहेगी, लेकिन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें नहीं आएगा। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
अंडर द MNP BMS प्रोग्राम इन हिली और डिफ़िकल्ट टू रीच ट्राइबल एरिया विथ अ पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आपका बहुत इजी है कि आपको इसका आंसर क्या करना होगा। तो यहाँ पर कहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मेंटेन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, जो कि बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम है या फिर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है। MNP या फिर BMS का मतलब है, यहाँ पर MNP का मतलब है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या फिर बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जो हिली और ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन में रहेगा, 80,000, 20,000, 40,000 या फिर 50,000। तो यहाँ पर आपने अभी तक सीधा सीधा याद रखा कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर, जितने भी प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी हेल्थ सेंटर, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये कितनी पॉपुलेशन में रहेगा, 80,000 में, क्योंकि यहाँ पर हिली और डिफ़िकल्ट एरिया पूछा है। लेकिन यदि प्लेन एरिया पूछे तो कितना होगा, 1,20,000। PHC का पूछे, सब सेंटर का पूछे, सब सेंटर जो डिफ़िकल्ट एरिया है तो 3,000 में, और प्लेन एरिया है तो 5,000 में। नेक्स्ट है यहाँ पर Which SDG goal, Sustainable Development Goal related to improving the health and गोल है, SDG का कौन सा गोल है जो कि हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए काम करता है। यहाँ पर टारगेट रखा गया है हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके टोटल 17 गोल रखे गए हैं कि हमें इनको 2030 तक अचीव करना है, 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। तो अब कौन सा गोल है जिसमें हेल्थ और वेल बीइंग के लिए इम्प्रूव करना बताया गया है, गोल फर्स्ट, गोल सेकंड, गोल थर्ड या फिर गोल फोर्थ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन ने इनको सितंबर 2015 में अडॉप्ट किया था कि जो पूरे 17 टारगेट हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड हमें इनको अचीव करना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक देश को, इवन एक देश इतना सक्षम होता है तो उसको दूसरे कंट्री की हेल्प करना है। तो यहाँ पर सितंबर 2015 में जो जनरल असेंबली ने इन गोल्स को अडॉप्ट किया था कि 2030 तक हमें इनको अचीव करना है, जितने भी 17 गोल रखे गए थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अलग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहाँ पर जो गोल रखे गए थे तो कहा है कि हेल्थ एंड वेल बीइंग किस नंबर में आएगा, तो हेल्थ एंड वेल बीइंग आएगा गोल नंबर 3 में। किस में आएगा, गोल नंबर 3 में। अब जो 17 गोल है वो कौन कौन से, वो डेवलपमेंट गोल के टोटल 17 गोल्स हैं। अब वो कौन कौन से, इनके आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में या तो आपको नंबर दिया जाएगा या फिर गोल पूछा जाएगा। फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। सेकंड है जीरो हंगर, मतलब भुखमरी मिटाना है। थर्ड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ वन इज द क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ इज जेंडर इक्वलिटी, मतलब मेल फीमेल के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, बाकी ये बराबर रेशियो में होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ पर आता है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। क्लाइमेट एक्शन। 14th लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन कैसा होगा समुद्र में। लाइफ ऑन लैंड, धरती पर जीवन कैसा होगा। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। लास्ट वन आएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब जो 16 गोल हैं तो लास्ट में जो 17वें नंबर पर कहा है कि हमें इनको क्या करना है, अचीव करने के लिए एक दूसरे गोल्स को क्या करना है, हेल्प करनी है कि एक गोल अचीव हो गया तो दूसरा या फिर फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड के लिए। तो इन सभी के लिए हमें क्या करना है, इन गोल्स में पार्टनरशिप करना है। तो ये क्या है, SDG गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव नेम्ड एज। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया था, एक प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव लिया था, किसके लिए,
लेबर रूम के लिए, लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर उसका नाम क्या रखा था? लक्ष्य, लाइफ, क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ या फिर बोथ लाइफ एंड क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया था, जो प्रेग्नेंट वूमेन है लेबर रूम में, मैटरनिटी या फिर ऑपरेशन थिएटर में या फिर ऑब्स्टेट्रिक इंटेंसिव यूनिट में या फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है, तो उनके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया था क्या? लक्ष्य। तो इसका जो मेन एम था वो क्या था? लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाना। तो यहाँ पर इस लक्ष्य का नाम आपको एग्जाम में आएगा तो क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब है यहाँ पर लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पर लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में, स्पेशली पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसके लिए लाया गया था क्या? लक्ष्य इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर दिस स्कीम फॉर लेबोरेटरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैंडेट्स फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन द क्वालिटी ऑफ लेबोरेटरी सर्विसेज। तो पहले हमने पढ़ा कि लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है। दूसरा लाया गया है किसके लिए? कि जो लैब्स हैं वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया कि उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? कायाकल्प अवार्ड, लक्ष्य, लाइफ या फिर क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ। क्या फैसिलिटी है वो जिसमें लेबोरेटरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैंडेट्स रखा गया है? तो वो है यहाँ पर लाइफ। क्या है? लेबोरेटरी इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंसी। क्या है? लेबोरेटरी इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंसी है जो लैब में जितने भी लैब होते हैं वहाँ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। यदि लेबर रूम का पूछे क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए तो वो है लक्ष्य इनिशिएटिव, और यदि यहाँ पर लैब के लिए पूछें तो वो है लाइफ, जिसका फुल फॉर्म है लेबोरेटरी इनिशिएटिव फॉर एक्सीलेंसी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर दिस स्कीम एम्स टू इम्प्रूव क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको ऑप्शन है जो क्या है? सेम है, लेकिन इनका जो आंसर क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन ऑप्शन सेम है। लेबोरेटरी रूम में पूछा तो लक्ष्य हो गया, यहाँ पर लैब के लिए पूछा तो लाइफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिस स्कीम एम्स टू इम्प्रूव क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। तो कौन सी स्कीम है जो कि पब्लिक हेल्थ में क्लीनलीनेस, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लाई गई है? कायाकल्प अवार्ड, लक्ष्य, लाइफ या फिर क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ है? तो कौन सा है जो यहाँ पर स्कीम है जो ये लाई गई है? तो वो है कायाकल्प अवार्ड। क्या है? कायाकल्प अवार्ड। इसको जनरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एफर्ट लाया था, इनिशिएटिव लाया था कि जितनी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्रोग्राम लाया था। क्या? कायाकल्प। क्या है? कायाकल्प। इसका नाम क्या है? कायाकल्प। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए क्या है? स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होगी? विटामिन डी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन ई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जरूरी होता है स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए? तो वो होता है फॉलिक एसिड। इसीलिए कंसीव करने से लेके या फिर जब कंसीव करना चाह रहे हैं उस टाइम से फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? कि बच्चे को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको कहेंगे या फिर स्पाइना बाइफिडा इससे प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप होगा? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6 या फिर विटामिन B9? कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा? तो होगा विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन, जिसकी कमी के कारण क्या होगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? विटामिन B12। नेक्स्ट है यहाँ पर
द इनर लेयर ऑफ स्टमक वॉल्स इज कॉल्ड। तो स्टमक की जो इनर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोडर्म, म्यूकोसा, एपिथीलियम या फिर ड्यूडेनम। तो इनर लेयर है स्टमक वाल की, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है म्यूकोसा। क्या कहलाएगी? म्यूकोसा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई इज। विटामिन ई का मेन काम क्या है? रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, एंटीकोगुलेंट, रोल इन विजन या फिर एंटीऑक्सीडेंट। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। ठीक है। रोल विजन में कौन हेल्प करता है? विटामिन ए। अब बचता है यहाँ पर विटामिन ई, तो इसका मेन काम होता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट और फैट सॉल्युबल विटामिन है। कौन सा? विटामिन ई। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टेम्पररी और परमानेंट मेजर्स डिजाइंस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड। तो टेम्पररी या फिर परमानेंट मेजर्स हम यूज़ करेंगे, मेथड्स अपनाएंगे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से आप प्रेग्नेंट ना हो सकें। तो वो क्या कहलाएगा? फर्टिलिटी प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी या फिर फर्टिलिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम मेथड अपना रहे हैं, या तो वो टेम्पररी हो सकती हैं या फिर परमानेंट हो सकती हैं, और हम किसके लिए अपना रहे हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम कंसीव ना कर पाएँ, तो वो कहलाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसकी अलग अलग मेथड्स होती हैं। परमानेंट यदि पूछें तो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी हो जाएगा। टेम्पररी में फिर बहुत सारी मेथड्स हैं, हार्मोनल है, आईयूडी है, पिल्स है। तो यहाँ पर क्या है? टेम्पररी और परमानेंट मेजर्स पूछा है, वो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट टेकिंग आइसोनियाजिड एज पार्ट ऑफ देयर एंटी ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन इज। तो यहाँ पर जो पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजिड ले रहा है, INH ले रहा है, तो उसको कौन सा विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा? राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर पायरिडॉक्सिन। कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे जिससे हम पेशेंट के लिए पायरिडॉक्सिन देंगे? क्यों देंगे? यहाँ पर आइसोनियाजिड दे रहे हैं ही होती है पायरिडॉक्सिन की कमी के कारण, और जब पेशेंट आइसोनियाजिड ले रहा है तो चांस ज़्यादा मर जाएंगे। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे पेशेंट में? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन अ पर्सन विथ ब्लीडिंग वुंड। तो यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है किसी भी घाव से, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? इन्फॉर्म द फैमिली टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, इन्फॉर्म द पुलिस या फिर टेक टू हॉस्पिटल। फर्स्ट एड के तौर पे पूछा है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो जब तक आप फैमिली को बुलाएंगे या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? किसी भी क्लीन स्टेराइल कपड़े से क्या करना है? ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो इनमें से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा नहीं है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, कावासाकी डिसीज या फिर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कौन सा है जो यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में नहीं आएगा? अब इसमें होते हैं साइनोटिक, असाइनोटिक, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है ही नहीं। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है जिसमें 4 डिफेक्ट एक साथ होते हैं, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। अब जो नहीं है वो क्या है? कावासाकी डिसीज। क्या है? कावासाकी डिसीज। और जनरली बच्चों में स्पेशली होगी, जो स्मॉल टू लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर मीडियम साइज की ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जो कि ब्लड वेसल्स को, और स्पेशली ये बात की जा रही है जब कंजेनाइटल की, तो जनरली बच्चों में ही होगी। किसमें होती है? बच्चों में देखने को मिलेगी, यंग एज चिल्ड्रंस में उनकी स्मॉल वेसल्स या फिर मीडियम साइज वेसल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये कहलाएगी कावासाकी डिसीज। नेक्स्ट वन, ऑल द फॉलोइंग माइलस्टोन आर प्रेजेंट इन अ 7 month old चाइल्ड एक्सेप्ट। 7 महीने के बच्चे में सभी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। सोशल स्माइल, सिटिंग विथ सपोर्ट,
वॉक विदाउट सपोर्ट, हेड सपोर्ट। क्या है जो 7 महीने के बच्चे में आप सब चीज़ें देखेंगे किसी एक को छोड़कर, बच्चा दूसरों को देख के अच्छी खासी स्माइल देगा और यहाँ पर बैठेगा भी सपोर्ट के साथ में। हेड सपोर्ट बच्चे 3 महीने में करने लगते हैं, 6 मंथ में बैठने लगते हैं, सोशल स्माइल भी 3 मंथ में देने लगते हैं। अब जो काम नहीं करेगा होगा वॉक विदाउट द सपोर्ट। बच्चे जनरली 11 मंथ के बाद ही वॉक करना स्टार्ट कर पाते हैं, बट ये चीज़ डिपेंड करती है अलग अलग बच्चों की किस पर, ग्रोथ पर। अलग अलग बच्चे का ग्रोथ और माइलस्टोन अलग अलग अचीव होता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द चाइल्ड। यदि माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है प्रेगनेंसी के टाइम पर, बच्चे को क्या डेवलप होने के चांसेस रहेंगे? मिक्सोडीमा, क्रेटिनिज्म, एक्रोमेगाली या फिर जिजेंटिज्म। क्या बच्चे के लिए डेवलप हो सकता है यदि माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है? माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या चीज़ें डेवलप होने के चांसेस अपकमिंग जो बच्चा होने वाला है उसके लिए होंगे? तो होगा क्रेटिनिज्म। क्या होगा? क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन, आई थिंक 3 या 4 जगह CHO में आया है। फास्ट इज अ रैपिड बेड साइड टेस्ट इन इमरजेंसी रूम। फास्ट स्टैंड फॉर, फास्ट का फुल फॉर्म पूछा है। हमने अलग अलग चीज़ों के फुल फॉर्म पढ़े हैं, ऐसे ही यहाँ पर है फास्ट का फुल फॉर्म। ऑप्शन में फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा या फिर फास्ट एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। यदि किसी भी केस में कुछ इंजरी है, ट्रॉमा का पेशेंट है, तो फोकस्ड असेसमेंट करना है वह किसके साथ? सोनोग्राफी के साथ में। नेक्स्ट वन बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, मिक्सो वायरस या फिर साइटोमेगालो वायरस। तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो वह वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्किन रैसेस आर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। तो स्किन रैसेस किस में देखने को मिलते हैं? टीबी के मरीज में, एड्स के मरीज में, मीजल्स में या फिर टिटनस में। टीबी के पेशेंट में रैसेस देखने को नहीं मिलेंगे, ना एड्स में मिलेंगे, ना टिटनस में मिलेंगे। किस में देखने को मिलते हैं? मीजल्स के पेशेंट में, चिकन पॉक्स वालों में। तो यहाँ पर स्किन रैसेस देखने को मिलेंगे किस में? मीजल्स में। नेक्स्ट वन, द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल है वो क्या है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर एक्टोमेट्रियम। तो यहाँ पर कौन सी लेयर है जो मस्कुलर लेयर है यूट्रस की? तो वो है यहाँ पर मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर? मायोमेट्रियम। 3 लेयर होती हैं जनरली यूट्रस की जो वॉल होती है, 3 लेयर जो लेयर्स होती हैं 3 होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्वेश्चन में पूछा है कि मस्कुलर वॉल, तो मस्कुलर वॉल होती है मायोमेट्रियम। फंक्शनल और सुपरफिशियल, यहाँ पर कहा है इनर लाइनिंग एंड कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल, सुपरफिशियल और बेसिक एंडोमेट्रियम। जो इनर लेयर है वो क्या है? वो एंडोमेट्रियम। मिडिल लेयर क्या है? मायोमेट्रियम, जो कि किससे बनी होती है? मसल्स से। लास्ट आती है पेरीमेट्रियम, जो कि क्या है? थिन आउटर लेयर है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई रहेगी। मस्कुलर लेयर पूछते हैं तो मायोमेट्रियम, इनर लेयर पूछे तो एंडोमेट्रियम और आउटर लेयर पूछे तो पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अ वुमेन विथ HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी। तो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी जिस वुमेन के लिए HIV प्रेगनेंसी में भी हो और डिलीवरी के बाद भी हो? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन्स, एनाल्जेसिक्स या फिर एंटीपायरेटिक्स। तो HIV के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो वो होता है ART ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसमें जिडोविडिन ड्रग ऑफ चॉइस है जो मानी जाती है। एग्जाम में आती है जिडोविडिन, तो किस में दी जाती है? यहाँ पर प्रेगनेंसी में। किस में दी जाएगी? प्रेगनेंसी में दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्यूरिंग लेबर
which hormone gradually loosens all the pelvic ligaments and provides more room for the fetal head to pass through the pelvis। तो लेबर के टाइम पर जो पेल्विस के लिगामेंट है, यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, पेल्विस लिगामेंट्स की बात हो रही है कि धीरे धीरे उन लिगामेंट्स को लूज करने का काम कौन करेगा, कौन सा हार्मोन ये काम करेगा कि जब पेल्विक लिगामेंट्स लूज होंगे तो बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में धीरे धीरे पास होते जाएगा, जिससे बेबी के हेड को ज़्यादा स्पेस मिल पाएगा। कौन से हार्मोन है जो इन लिगामेंट्स को, पेल्विक लिगामेंट्स को लूज करने का काम करेंगे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या फिर रिलैक्सिन। तो कौन से हार्मोन ये काम करेंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में तो जो हार्मोन यदि आपको पूछे तब आपको आंख बंद करके कहना है ऑक्सीटोसिन। नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरत है तो वो है प्रोजेस्टेरॉन की। अब यहाँ पर आता है आपका कि लिगामेंट्स को लूज करने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा रिलैक्सिन हार्मोन। कौन करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द प्रोसेस बाय विच अ सेकेंडरी oocyte इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी oocyte है बाहर आएगा ओवरी से, मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से क्या होके, रप्चर होके? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन है, ओव्यूलेशन है, फिर oogenesis है। तो oogenesis में तो क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या होगा? ओवर रिलीज होगा। इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो क्या होगा? एक जगह इम्प्लांट होगा, मतलब जाके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तो वो इम्प्लांटेशन कहलाएगी प्रोसेस। जब फर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म है जो क्या होंगे, एक जगह इम्प्लांट होंगे, तो वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहलाएगी। जब ये दोनों मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन होगा, जब रिलीज होगा ओवा तो बनेगा तो oogenesis होगा, लेकिन जब ओवम रिलीज होगा तो क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन। तो ये प्रोसेस पूरी क्या है? ओव्यूलेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट वन, अ न्यूबॉर्न इज मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। मेकोनियम स्टैंड का मतलब है जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है, बेबी उसको एस्पिरेट कर गया। क्या कर गया? बेबी उसको मेकोनियम को स्टैंड कर गया, मतलब एस्पिरेट कर गया। मेकोनियम मुंह में प्रेजेंट है, बच्चे की सांस नहीं आ रही है, 80 बीट पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? इंट्यूबेशन करेंगे, CPR देंगे, वार्मथ एंड सक्शन करेंगे या फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या करना है आपको? बच्चे को सक्शन करवाना है। इसीलिए आपको एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर वर्कर क्या कहा जाता है कि जब भी बेबी डिलीवर होते हैं तो सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ से की जाती है? माउथ से। इसीलिए कि बेबी जो भी चीज़ उसके मुंह में है उसको क्या ना हो, एस्पिरेट ना कर जाए। तो यहाँ पर बेबी ने यदि मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया है, स्टैंड है मुंह में ही है, अंदर की तरफ नहीं लेके गया है, तो हमें क्या करना, उसको फटाफट से सक्शनिंग करवानी, पहले माउथ से देन आफ्टर नोज से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विथ सीमेंट इज नोन एज। तो बायोमेडिकल वेस्ट को सीमेंट के साथ मिक्स करना क्या कहलाएगा? इनर्टाइजेशन, इंसिनरेशन, श्रेडिंग या फिर ऑटोक्लेविंग। तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम यदि सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कहलाएगी इनर्टाइजेशन। क्या होगी? इनर्टाइजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेरीनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू अकर व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन कब कहा जाता है? जब ट्रांसमिशन कैसे हो? नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से या फिर ह्यूमन से ना होके, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ना होके। दूसरा है इन्फेक्टेड ह्यूमन टू ह्यूमन, यदि किसी को इन्फेक्शन है उससे किसी दूसरे को हो तो। फिर आता है मदर टू इन्फेंट या फिर नॉन ह्यूमन टू इन्फेंट। तो यहाँ पर एक कौन सा है जो ट्रांसमिशन होगा जिसको हम पेरीनेटल ट्रांसमिशन कहेंगे? तो होगा मदर टू इन्फेंट, जो माँ से बच्चे को डिसीज ट्रांसमिट होगी वो कहलाएगी पेरीनेटल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूफिंग कफ, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस। तो इसका कॉजेटिव एजेंट भी क्या होगा?
तो इसका कॉजेटिव एजेंट होगा बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। वूफिंग कफ को ही हम 100 दिन की खांसी पर्ट्यूसिस भी कहेंगे, 100 दिन की खांसी कहेंगे, वूफिंग कफ कहेंगे। और जनरली जिन बच्चों की एज लेस देन 2 ईयर्स होती है उन्हीं को अफेक्ट करती है। याद रखें, वूफिंग कफ किसको अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा? जिन बच्चों की एज 2 साल से कम होती है उनको। रोटावायरस है जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है जो, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यदि बार बार होता है तो हार्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो राइबोफ्लेविन की कमी से सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस या फिर पेलाग्रा। तो राइबोफ्लेविन की कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, चिलोसिस होगा, ग्लोसाइटिस होगा, लेकिन पेलाग्रा नहीं होगा। पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण। इसके 3D सिम्टम्स हैं डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। आप फोर्थ पूछे तो डेथ। तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन की कमी से जो नहीं होगा वो होगा पेलाग्रा, क्योंकि ये नियासिन की कमी से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है? लेक्टिफेरस टेब्यूल्स, यूट्रस, वेजाइना या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन को कौन सीक्रेट करता है? तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एन एंटीनेटल मदर विथ ट्विन प्रेगनेंसी एंड मदर हैव गिव बर्थ वंस बिफोर इज। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि एक एंटीनेटल मदर है, ट्विन प्रेगनेंसी है और माँ ने पहले एक बार बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर कौन सा स्कोर निकल के आएगा? G2P1, G3P1, G3P2 या फिर P1। तो प्रीवियसली उसने बच्चे को जन्म दिया है, वर्थ वंस टाइम बिफोर, मतलब पहले एक बच्चे को जन्म दिया तो क्या होगा? P1, प्रीवियस क्या हो जाएगा? A। अब तो अभी इस टाइम पर क्या है? प्रेग्नेंट है, जो कि ट्विन प्रेगनेंसी, 2 बच्चे हैं उसके, ट्विन्स हैं उसके यूट्रस में। तो अब यहाँ पर ग्रेविड कितने टाइम कंसीडर करेंगे आप? तो यहाँ पर प्रीवियस 1 हो गया, ग्रेविड तो वो 2 ही बार, क्योंकि अभी प्रेजेंट में चाहे ट्विन हो या फिर ट्रिपलेट्स हो, बट ग्रेविड एक बार इस बार का काउंट होगा और एक बार प्रीवियस प्रेगनेंसी का काउंट होगा। ऐसा नहीं कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो आप 3 टाइम्स ग्रेविड बता दें उसको। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविडा 2 टाइम्स एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी वंस। तो यहाँ पर जो स्कोर आपका आएगा वो क्या होगा? G2P1। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को और किस नाम से जाना जाता है? फॉलेस कैथेटर, स्वेन-गेंज कैथेटर, शॉर्ट टर्म कैथेटर्स या फिर इंडवेलिंग कैथेटर्स। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, इनका दूसरा नाम होता है स्वेन-गेंज कैथेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेन स्टेप्स टू बी डन बाय अ फर्स्ट एडर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन इज। तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में एज अ फर्स्ट एडर, आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आप फर्स्ट एडर बन गए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और मेन स्टेप क्या होगा? मेक द एरिया सेफ, इवालुएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन, सीक द हेल्प या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे केस में इमरजेंसी सिचुएशन में आप ये सभी काम करेंगे। जहाँ पर पेशेंट है उस एरिया को सेफ होना चाहिए, पेशेंट को चेक करेंगे और हेल्प के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्सेस। तो इमरजेंसी केस में आइडियल प्लेस कौन सा होता है पल्स को फील करने का? और कभी भी नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा पल्स चेक नहीं करते रहना है आपको, 10 सेकेंड से कम ही काफ़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एपिकल पल्स, कैरोटिड पल्स, पॉप्लिटियल पल्स या फिर डॉर्सलिस पेडिस पल्स। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जिस प्लेस पे आप पल्स को चेक करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा कैरोटिड पल्स। कौन सी होगी? कैरोटिड पल्स। नेक के यहाँ पर इमरजेंसी में आप उसी को चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर न्यूनेट्स पीरियड इज डिफाइंड एज। तो न्यूनेट्स पीरियड क्या है? अप टू 7 डेज, अप टू 28 डेज, अप टू 1 ईयर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न पीरियड पूछते तो अप टू 7 डेज, न्यूनेट पूछा है तो वो होगा अप टू 28 डेज, और इन्फेंसी पीरियड पूछते तो अप टू 1 ईयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर when the buttocks of the baby is presenting part, this type of presentation is called।
जब बटोक्स प्यूबिस सिम्फाइसिस में सबसे पहले बटोक्स आए हुए हों, प्रेजेंटिंग पार्ट्स क्या हो बटोक्स ऑफ बेबी का, तो यहाँ पर कौन से टाइप का प्रेजेंटेशन है कहलाएगा, सिफेलिक, वर्टेक्स, ब्रीच या फिर बटोक्स। तो यहाँ पर जब भी बेबी का जो हेड डाउन होता है तब हम उसको कहेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन, लेकिन यदि बटोक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा तो वो कहलाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। नॉर्मल पूछे तो क्या होगा, सिफेलिक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ 7-year-old boy is infected with chicken pox. The boy has rashes, papules, vesicles and crust simultaneously. This condition is called as। तो यहाँ पर 7 साल के बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, उसकी बॉडी पर रैसेस हैं, पैप्यूल्स हैं और वो वेसिकल्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रस्ट हो रहा है, सूखते जा रहे हैं। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन, रैपिड एवोल्यूशन, प्लियोमॉर्फिज्म या फिर फीवर। तो चिकन पॉक्स का एक जो क्या होता है मेन साइन होता है वो क्या होता है, जो रैसेस होते हैं, रैसेस होंगे, पैप्यूल होगा, वेसिकल होगा, देन आफ्टर क्रस्ट होंगे तो वहाँ पर स्पॉट बनाएंगे, तो ये क्या कहलाता है, प्लियोमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगा, प्लियोमॉर्फिज्म। यहाँ पर a program which encompasses a range of interventions to prevent and manage the major childhood illness like diarrhea, acute respiratory infection, measles, malaria and malnutrition। तो कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है जो मेजर चाइल्डहुड इलनेस होती हैं जिनको मैनेज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे कि हो गया डायरिया हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, मीजल्स हो गया, मलेरिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI। कौन सा प्रोग्राम इनके लिए हेल्प करेगा, तो वो करता है IMNCI। जननी सुरक्षा योजना तो है कि जो डिलीवरीज होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए बढ़ावा देना, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना। जननी शिशु सुरक्षा योजना में भी यही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चे के जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मिड डे मील प्रोग्राम किया जाएगा किसके लिए, कुपोषण के लिए, स्कूल में जो खाना मिलता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर कहा है कुपोषण के साथ साथ मलेरिया, मीजल्स हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इनको मैनेज करवाने का काम कौन करेगा, IMNCI। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कौन सा पीरियड कहलाएगा, फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अब यहाँ पे चारों स्टेज चारों ऑप्शन में बता दी गई है, अब आपको थर्ड स्टेज बतानी है कि कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेज होती है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाना क्या कहलाती है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज कहलाती है सर्विक्स फुली डायलेट होने से लेके बेबी के डिलीवर होने तक की स्टेज। फिर आती है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में बेबी डिलीवर होने से लेके, बेबी डिलीवर हो गया सेकंड में, थर्ड होगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो प्लेसेंटा डिलीवर होगा वो स्टेज होगी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज कहलाती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एक्सपल्सन होने के बाद से की 2 घंटे की स्टेज। फर्स्ट स्टेज को क्या कहा जाता है, सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज। सेकंड स्टेज कहलाती है बेबी एक्सपल्सन स्टेज। थर्ड स्टेज कहलाती है प्लेसेंटा एक्सपल्सन स्टेज। और फोर्थ स्टेज में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है PPH डेवलप तो नहीं हो रहा है माँ के लिए, या फिर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो बेबी की जो बॉडी होती है उसमें वाइट ग्रीसी चिपचिपा कुछ सब्सटेंस लगा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्निक्स, लेन्यूगो, मिलिया या फिर एपिथीलियम। तो यहाँ पर लेन्यूगो तो जो फाइन टिनी हेयर्स होते हैं बॉडी पे जिनको हम रोम कहते हैं वो है। मिलिया कुछ स्पॉट्स होते हैं बेबी के, आपने बैक में देखे होंगे, बटोक्स में देखे होंगे, तो वो कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रीसी सब्सटेंस कहा है तो वो कहलाता है वर्निक्स सिजोसा। क्या कहलाता है, वर्निक्स सिजोसा। लास्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 70 जो नेक्स्ट क्लास होगी कल सेम टाइम पर, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है,
द मोस्ट कॉमन पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो ये कौन सी कंडीशन है? प्लेसेंटा प्रीविया है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, मोलार प्रेगनेंसी है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग हो रही है लेकिन पेन नहीं हो रहा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड